कहते हैं कि शादी के आसपास का समय लड़का और लड़की दोनों के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। एक बार हल्दी की रस्म हो जाए तो उसके बाद से शादी होने तक बड़ी ही सावधानी बरती जाती है। राधिका और अनुज की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। राधिका अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन अभी भी शादी के बाद होने वाली कुछ रस्में बाकी थी। बेटा, आज शाम को हमें गांव के देवता के मंदिर जाना है। वहाँ पर होने वाली एक रस्म बाकी है। वहाँ आज पूरी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम यह लाल साड़ी पहन लेना। देवता के मंदिर में हमेशा लाल साड़ी पहनकर ही सुहागन जाती है। राधिका ने शाम को लाल साड़ी पहनी और वो खूब अच्छी तरह तैयार हुई। उसने साड़ी का पल्लू तो सर पर लिया हुआ था, लेकिन बाल खोलकर उसने दोनों तरफ से आगे की ओर किए हुए थे। वो उसमें सुंदर तो बहुत लग रही थी, लेकिन तभी उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, इसलिए अपने बालों को बांध लो। वैसे भी शाम का समय है, सूरज ढलने के बाद खुले बाल रखकर बाहर जाना ठीक नहीं होता। अपनी सासू माँ के कहने पर राधिका ने अपने बाल बांध लिए और गांव की कुछ औरतों और अपनी सासू माँ के साथ गांव के देवता के मंदिर में रस्म करने चली गई। राधिका ने जैसे मंदिर में देवता के सामने घी का दीपक जलाया, वैसे ही दीपक बुझ गया। हे भगवान, ये तो बड़ा ही अपशगुन है। देवता के मंदिर में दीपक बुझना किसी अनहोनी का संकेत लगता है। माँ जी, लगता है कि वो हवा की वजह से दीपक बुझ गया। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं फिर से दीपक जला देती हूँ। राधिका ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन वो फिर से बुझ गया। पूरे 3 बार दीपक बुझने के बाद चौथी बार में दीपक जल गया। बार बार दीपक बुझने की वजह से सरोज का मन बहुत घबरा रहा था। वो अपनी बहू और गांव की बाकी औरतों के साथ अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी राधिका को लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ आया है। वो अचानक से वहीं पर रुक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ राधिका, तुम वहाँ पर क्यों रुक गई? चलो, घर चलने में देर हो रही है। माँ जी, लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ आया है, मगर समझ नहीं आ रहा क्या है। रुको, मैं देखती हूँ। सरोज राधिका के पास गई। राधिका ने अपना पैर उठाया और साइड हो गई। उसके पैर के नीचे रास्ते पर पड़ा एक नींबू मिर्ची आ गया था, जिसे देखकर सरोज और ज्यादा घबरा गई। देवता के मंदिर का दीपक बुझना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुमने चलने से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया बहू? न जाने किस मनहूस ने अपना टोटका उतार कर यहाँ फेंका होगा। जल्दी से घर चलो, मुझे तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। सरोज घबराई घबराई बाकी औरतों के साथ अपनी बहू को घर लेकर आई। उसने अंदर से कुछ सूखी लाल मिर्च ली और अपनी बहू के सर से 7 बार उन्हें वार कर उन्हें चूल्हे पर रखकर जला दिया। और हैरत की बात यह थी कि मिर्ची के अंदर से कोई भी गंध नहीं आ रही थी। मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। इस मिर्ची के अंदर से तो बिल्कुल भी गंध नहीं आ रही है। तुम पर टोटके का असर हुआ है बहू। तुम अपना ध्यान रखो बेटा, अपने बालों को खुला मत छोड़ना और भगवान का नाम लेती रहना। मैं घर के अंदर मंदिर में दीपक जला कर आती हूँ। राधिका ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसने वो लाल साड़ी बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए। वो शीशे के सामने बैठकर अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। तभी उसे शीशे में अपने पीछे खड़ी एक बड़ी ही भयानक औरत दिखाई दी। वो बहुत जोर से चिल्लाई। उसके चीखने की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति और सास दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? राधिका ने अनुज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गई। किसी को भी उसका ये बर्ताव समझ नहीं आया। तभी अनुज बोला, लगता है शादी की वजह से कुछ ज्यादा ही थक गई राधिका। तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो माँ, परेशान मत हो। सरोज को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसके मन में था कि उसने अपनी बहू की नजर तो उतार ही दी है,
तो उसकी बहू को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों थी? क्योंकि आप अंदर ही नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा। इस तरह मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो। अच्छा तो ये बात है, लेकिन पता नहीं आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। आज से पहले कभी इतना रोमांटिक नहीं देखा मैंने तुम्हें। लेकिन अब देखोगे, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है। अब से तुम मेरे हो गए हो। राधिका के बोलने का तरीका और उसकी बातें अनुज के लिए थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वो राधिका को बहुत समय से जानता था और वो बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की थी। लेकिन आज वो जिस तरीके से बात कर रही थी वो जरा अजीब था। लेकिन अनुज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि अब उनकी शादी हो गई है तो शायद राधिका अब उससे ज्यादा अच्छे से खुलकर बात कर रही है। कुछ देर बाद दोनों सो गए, लेकिन सुबह जब राधिका की आंख खुली तो उसे अपना शरीर कुछ अजीब सा लगा। उसके उठते ही अनुज ने उससे कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतनी रोमांटिक हो। कल रात मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रात थी। क्या हुआ कल रात को? मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बस रहने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब शर्म आ रही होगी, लेकिन अब शर्माने की कोई बात नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं। अनुज क्या बोल रहा था राधिका को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरा दिन राधिका का शरीर एकदम टूटा सा था, जैसे तो किसी ने उसके शरीर को बांध दिया हो। शाम को जब अनुज घर लौटा तो राधिका का रूप एकदम अलग था। क्या बात है, कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? सुबह कुछ बोलती हो और शाम को एकदम से बदल जाती हो। क्या करूं, दिन में चाह कर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए तो रात होने का इंतजार करती हूँ। क्या इस बात का भला क्या मतलब? मतलब ये कि दिन भर तो तुम ऑफिस में रहते हो ना, इसलिए चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने हम दोनों के लिए हनीमून प्लान किया है। कल के कल ही हम नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। अनुज की बात सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रात को ही सारी पैकिंग करके रख दी और अगले दिन वे हनीमून के लिए निकल गए। एक साथ उन दोनों का समय बहुत अच्छा बीत रहा था, लेकिन एक बात थी जो अनुज को खल रही थी। सुबह राधिका सोकर उठी तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है राधिका? जब से हमारी शादी हुई है तुम हर सुबह इतनी ज्यादा थकी हुई कैसे रहती हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। शायद आप ठीक कह रहे हो। पता नहीं इतने दिनों से मेरा सर इतना भारी क्यों रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने यहाँ कब आने की पैकिंग की। क्या? अनुज को भी ये बात बहुत अजीब लगी, इसलिए वो राधिका को डॉक्टर के पास लेकर गया। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर कभी कभी स्ट्रेस के चलते ऐसा हो जाता है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, आप ले लेना और आप भी इनका ख्याल रखिए कि इन्हें किसी बात की ज्यादा स्ट्रेस ना हो। जी थैंक यू डॉक्टर। अनुज और राधिका अपने हनीमून से कुछ दिन बाद घर आ गए, लेकिन उसके साथ सेम प्रॉब्लम देखकर अनुज भी थक चुका था। तुमने ये क्या बकवास लगा कर रखी है राधिका? कल रात को ही तो मैंने तुम्हें पैसे रखने के लिए दिए थे और तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं। कभी कभी तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि दिन में तुम कोई और होती हो और रात को तुम्हारे अंदर किसी और की आत्मा आ जाती है। अब कहाँ ढूंढूं मैं पैसे? अनुज गुस्से में घर से चला गया। रात को जब वो घर आया तो राधिका ने उसके हाथों पर पैसों का बंडल रख दिया और उसके साथ साथ एक और चीज रखी, जिसे देखकर अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी में इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई। क्या हो गया बेटा, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्लाने की तो बात ही है माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या सच में? ये तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। भगवान मेरे घर को इसी तरह खुशियों से भर दे। सरोज ने राधिका के सर पर हाथ रखा और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह राधिका जब किचन में खाना बना रही थी तो सरोज ने उसे एक पोटली देते हुए कहा,
मैंने बच्चे के लिए कुछ पैसे वार कर इसके लिए अंदर रखे हैं। संभाल कर अपनी अलमारी में रख देना। बच्चा होने के बाद मंदिर में चढ़ा देंगे। बच्चा? कौन सा बच्चा माँ जी? कौन सा बच्चा मतलब? भूल गई? कल रात को खुशखबरी दी थी मुझे। ऐसे समय में अपना ज्यादा ध्यान रखना बेटा। और जा तू आराम कर, मैं काम कर लूंगी। राधिका बड़ी कंफ्यूज थी। उसने जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन एक बात थी जो उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर मुझे ये बात अभी पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो माँ जी को कल रात ये बात कैसे पता चल गई? हो ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह गॉड। राधिका ने अनुज से भी इस बारे में बात की, लेकिन अनुज को भी उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई और उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ने लगी। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो तुम, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हारी इन बातों का असर हमारे बच्चे पर न पड़े। दिन पर दिन राधिका की हालत बड़ी कमजोर होती जा रही थी। वो भरने की वजह ढलती जा रही थी। शाम का वक्त था। वो आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उनका आईना दरवाजे के ठीक सामने की तरफ लगा हुआ था। अगर कोई कमरे का दरवाजा खोले तो उसका सबसे पहला ध्यान आईने पर जाएगा। अनुज ने ऑफिस से आकर बिना नॉक किए गेट खोल दिया। तभी उसे ऐसा लगा कि आईने में राधिका है ही नहीं बल्कि कोई और है। उसे अंदर आते देखकर राधिका अचानक हड़बड़ा गई और तुरंत ही आईने से हटकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अरे, आपने आने से पहले दरवाजा भी नहीं खटखटाया? अरे वो मुझे याद नहीं रहा, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया था। हाँ, लाइए, मेरे खाने का बहुत मन कर रहा था। राधिका को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस मिठाई को वो अकेले ही आधा डब्बा खा गई। अनुज को उसके अंदर कुछ अजीब तो लगता था, लेकिन आज उसे यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। अनुज की माँ हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर जाया करती थी। अगले दिन शुक्रवार था। अनुज अपने ऑफिस के लिए निकला, लेकिन वो संतोषी माता के मंदिर के बाहर ही रुक गया और अपनी माँ के वहां पर आने का इंतजार करने लगा। उसकी माँ जैसे ही मंदिर आई तो अनुज को वहां देखकर चौंक गई। तू तो घर से ऑफिस जाने के लिए निकला था ना, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर आया। इतने समय से राधिका के साथ सब कुछ जो हो रहा था अनुज ने अपनी माँ को बताया, और कल रात आईने में अनुज ने जो भी देखा उसने वो भी अपनी माँ को बताया। तो वो सुनकर उसकी माँ भी डर गई। तो चिंता मत कर बेटा, हम माता रानी के मंदिर में खड़े हैं। माता रानी हमें इस मुसीबत से बाहर जरूर निकालेगी। वो दोनों मंदिर के पंडित जी के पास गए। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बताई। मुझे तुम्हारी बहू की तस्वीर चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब बता पाऊंगा। अनुज ने अपने फोन में राधिका की तस्वीर खोलकर पंडित जी को दी। पंडित ने जैसे ही उसकी तस्वीर को देखा वैसे ही वो सब कुछ समझ गए। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से वो तुम्हारी पत्नी के साथ है। किसी औरत ने खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा उसके परिवार वालों को बहुत परेशान कर रही थी। इसलिए उसका उतारा करके उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रखा था और तुम्हारी बहू का पैर उस पर पड़ गया। जीते जी उसे कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हारी बहू के शरीर में रहकर सब सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहती है। इसका निवारण करना होगा, वरना वो तुम्हारी बहू को कभी नहीं छोड़ेगी और जब उसका मन किया वो उसे मार भी डालेगी। क्या? तो फिर आप जल्दी से इसका कोई निवारण कीजिए ना पंडित जी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अगर मुझे पहले ये सब पता चल जाता तो मैं इतना सब होने ही नहीं देता। मैं इसका निवारण तुम्हें बताऊंगा बेटा। तुम ये नींबू मिर्ची ले जाकर उसके बिस्तर के नीचे रख देना और घर के चौखट पर ये रक्षा सूत्र बांध देना। पूरी रात घर के अंदर हनुमान चालीसा का जाप रुकना नहीं चाहिए। अपनी पत्नी के कमरे को बंद करके उसके बाहर ये रक्षा सूत्र बांध देना, और वो चाहे जितनी मर्जी चिल्लाए और तुम्हें जो भी धमकी दे, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है और ना ही हनुमान चालीसा का जाप रोकना है। वो बहुत कोशिश करेगी तुम्हें भटकाने की, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना
वो आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर से बन चुकी है, इसलिए शाम होते ही वो उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जैसे ही सूरज ढलेगा उसके अगले ही पल तुम्हें घर के बाहर रक्षा सूत्र बांधना होगा, और ठीक उसी समय उसके कमरे के दरवाजे के बाहर भी वो रक्षा सूत्र बन जाना चाहिए। लेकिन एक बार अगर वो खुद को बचाकर घर से निकल गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगी और तुम्हारी पत्नी को अपने साथ लेकर ही जाएगी। पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने घर पहुंचते ही राधिका के बिस्तर के नीचे वो नींबू मिर्ची रख दिया, और जैसे ही सूरज ढला तो उसके अगले ही पल अनुज ने घर की चौखट पर और उसकी माँ ने राधिका के कमरे के दरवाजे को बंद करके उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांध दिया। राधिका के अंदर प्रवेश की गई आत्मा समझ गई थी कि कुछ न कुछ उसके साथ किया जा रहा है, इसलिए वो राधिका के शरीर से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कमरे के दरवाजे और घर के दरवाजे पर रक्षा सूत्र बंधे होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पा रही थी। इसलिए उसने उनका ध्यान भटकाने के लिए राधिका को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके इसकी रक्षा कर लोगे मुझसे? इसका शरीर अब मेरा है और अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुमने जबरदस्ती मुझे इसका शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया तो इसे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो आत्मा अनुज और उसकी माँ का ध्यान भटकाना चाहती थी, लेकिन उन्हें पंडित जी की कही हुई बातें अच्छी तरह याद थी। पूरी रात अनुज और उसकी माँ हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। राधिका के चीखने चिल्लाने की खूब आवाजें आ रही थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। सूरज की पहली किरण उगने तक घर में हनुमान चालीसा का जाप चलता रहा। सुबह हुई और जैसे ही कमरे के अंदर सूरज की रोशनी पड़ी तो अनुज ने दरवाजा खोला। राधिका का पूरा पेट खून से लथपथ था। वो जल्दी से उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल लेकर गया, और उसकी माँ ने उस नींबू को उठाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। राधिका की हालत बहुत खराब थी। उसने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन उस आत्मा से अब वो हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। परिवार वालों के चेहरे पर एक बात की खुशी तो दूसरी बात का गम भी था, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि राधिका को अब उस आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी।